हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम नारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का कॉस्ट अकाउंटिंग एंड आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने ओवरहेड टॉपिक कंप्लीट किया था एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। क्लासिफिकेशन क्या होता है कॉस्ट का एंड कॉस्ट शीट क्या होती है। सो आज के वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूरी है, आपको उस टॉपिक के बारे में समझना है। देन डेफिनेशंस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन कॉस्ट शीट। एंड इसमें हम देखेंगे कि कॉस्ट के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद किस तरीके से उसको क्लासिफाई किया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट शीट। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉस्ट का इंट्रोडक्शन क्या होता है। देयर आर ब्रॉडली टू टाइप ऑफ बिजनेसेस फॉर फिजिकल गुड्स, नेमली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। सो देखो क्या होता है, फिजिकल गुड्स हम किसको बोल सकते हैं, जो हम देख या छू सकते हैं, ऐसे गुड्स जो भी प्रोडक्ट है, यानी कि जिसमें सर्विसेज नहीं आ रही है, ठीक है। सो फिजिकल गुड्स उनको बोलेंगे। अब फिजिकल गुड्स में दो टाइप के बिजनेस होते हैं, पहला तो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और दूसरा होता है ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है एंड ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स यूजिंग सर्टेन प्रोसेस, such process activity is called manufacturing activity। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड में, पूरा प्रोडक्ट उस पर बनाया जाता है कुछ प्रोसेसेस को यूज करके एंड उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। सेकेंडली है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, जिसमें रेडीमेड फिनिश गुड्स परचेज किए जाते हैं एंड सोल्ड किए जाते हैं बिजनेस एंटिटी के द्वारा, ठीक है। सो रेडीमेड फिनिश्ड गुड परचेज किए एंड उसको सोल्ड कर दिया, ठीक है, वो होता है हमारा ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब है सेल एंड परचेज करना, ठीक है। बट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का होता है कि कोई भी सामान लिया आपने, उसको बनाया, नया प्रोडक्ट उससे फिनिश गुड बनाया, देन उसके बाद उसको सेल किया, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो एक XYZ कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी है एंड ये क्या करती है, पेन बनाती है, ठीक है, पेन बनाती है एंड पेन बनाने के लिए प्लास्टिक लेती है, इंक लेती है, ठीक है। एंड इन सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद मशीनरी जो भी है, जो भी लेबर है, उनके द्वारा इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करा के इससे पूरा पेन बनाती है, ठीक है। एंड देन उस पेन को सेल करती है। सो वो क्या हो गई, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक AB कंपनी है, ठीक है। AB कंपनी क्या करती है, रेडीमेड्स क्लॉथ्स, रेडीमेड क्लॉथ्स जो होते हैं, ठीक है, रेडीमेड क्लॉथ्स जो है वो बल्क में परचेज किए, ठीक है, होलसेल रेट पर एंड उसको रिटेल में सेल कर दिया। सो वो होती है हमारी ट्रेडिंग कंपनी। प्राइस इज द वैल्यू एट विच सेलर इज विलिंग टू सेल इट्स प्रोडक्ट एंड कॉस्ट इज द वैल्यू एट विच सेलर बाय और मेक दैट। देखो अब कोई भी प्रोडक्ट होता है तो सबसे पहले कस्टमर जब उसको लेने की इच्छा करता है कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लेना है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो भी शॉपकीपर है, जो भी सेल्समैन है, उससे क्या करता है, उसकी कॉस्ट पूछता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस, है ना। तो कॉस्ट क्या होती है एंड सेल प्राइस क्या होता है। कॉस्ट मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट में लग रहा है अमाउंट, जितना भी खर्चा उस सेलर ने किया है, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। एंड सेल प्राइस क्या होता है, जिस पर वो बेचना चाह रहा है, ठीक है। तो जो कस्टमर कॉस्ट पूछ रहा है तो वो कॉस्ट नहीं बताता है, वो क्या बताता है, सेल प्राइस बताता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो प्राइस का मतलब क्या है, प्राइस वो वैल्यू होती है जिस पर सेलर जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, ठीक है। अब सेल करना चाहता है मतलब कि कॉस्ट जो है प्लस उसमें प्रॉफिट। कॉस्ट क्या है यहाँ पर, कॉस्ट वो वैल्यू है जो सेलर उसको बनाने में लगा रहा है। जैसे यहाँ पर हमने XYZ कंपनी का पेन एग्जांपल लिया, तो प्लास्टिक, इंक या जितना भी उसका लेबर लगा, मशीन का खर्चा आया, सारा मिला के जो उसका टोटल खर्चा होगा वो कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब उसमें उसको कुछ प्रॉफिट भी कमाना है तो वो प्रॉफिट लगा के जो बेचेगा जिस प्राइस पर, वो प्राइस हो जाएगा। Price is the one which customer pay to seller and cost is one which seller incurred or pays। प्राइस क्या है, जो कस्टमर पे करता है सेलर को, और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट वो है जो सेलर अपना सारा खर्चा लगा के उसको बनाता है, यानी कि पे करता है, ठीक है।
द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो आपने बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ा होगा कि सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस बीच के डिफरेंस जो होते हैं वो बोलते हैं उनको प्रॉफिट या लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा, अगर सेल प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन, कि कॉस्ट जो है हमारी उसमें बहुत तरीके की टर्म्स होती हैं जिनको हम देखेंगे, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। सो इनकी डेफिनेशंस हम देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? Cost is measurement in monetary terms of the amount of resources used for purpose of production of goods and rendering services. अभी देखो कॉस्ट का हमने देखा कि कॉस्ट को हम जनरली कह सकते हैं कि कॉस्ट क्या है, जो भी सेलर है या जो भी मैन्युफैक्चरर है वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी खर्चा कर रहा है वो सारी किस में आ जाती है? कॉस्ट में आ जाती है। कॉस्ट क्या है? मेजरमेंट, मतलब सारा मेजर करना, मतलब नापना। ठीक है, किस चीज को नापना? मॉनिटरी टर्म्स में नापना, मनी की टर्म्स में। ठीक है, ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, की जितने भी रिसोर्सेज उसने यूज किए प्रोडक्शन में, एंड जो भी गुड्स बनाने में या फिर रेंडरिंग करने में, सर्विसेज को रेंडर करने में जो भी रिसोर्सेज उसने यूज किए। अब रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा? लेबर, कैपिटल, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें रिसोर्सेज में आ जाएंगी यहाँ पर। तो जितने भी रिसोर्सेज उसने यूज किए प्रोडक्शन के लिए उसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करने को कहते हैं कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? In other words, cost means all the expenses that the company incur right from buying of raw material, making finished goods and selling them, and also include after sales service cost. Cost में हम कह सकते हैं कि सारे एक्सपेंस आ जाते हैं। अब वो सारे एक्सपेंस क्या होते हैं? जो भी सेलर है उसने क्या किया, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? वो रॉ मटेरियल खरीदेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदेगा तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उसको कैश पेमेंट करना पड़ा। ठीक है, उसके पास से पैसा गया तो वो खर्चा हो गया उसका। उसके बाद जब वो फिनिश गुड बना रहा है, अब उसको बनाने के लिए लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। सो वो सारे खर्चे आ गए। ठीक, अब सेल करेगा, उसको सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, मार्केट तक पहुंचाने के लिए। सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विस जो होती है जैसे रिपेयर वगैरह की, तो वो सारी भी हम लगा लेते हैं कॉस्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिला के, ये सारे एक्सपेंस मिला के जो होते हैं वो कहलाते हैं कॉस्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कॉस्ट क्या होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग मीन्स द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्टिंग किसको कहते हैं? ये तो कॉस्ट हो गई कि जितने भी खर्चे हैं उसको हम कॉस्ट बोलेंगे। अब इन सारे प्रोसेस को, इन जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं कि इसको सारे हमने देखा कि कहाँ से रिसोर्सेज लिए, कितने के लिए, वो सारी चीजें, वो पूरी टेक्निक, पूरा प्रोसेस जो होता है कॉस्ट को निकालने का, उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, कि आपने ये चीज यहाँ से इतने की खरीदी, इतना खर्चा ट्रांसपोर्ट में हुआ, इतना खर्चा इसमें हुआ, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो किस लिए कर रहे हैं? कॉस्ट को असरटेन करने के लिए कि टोटल कॉस्ट कितनी हुई, उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, द प्रोसेस और टेक्निक यूज्ड बाय बिजनेस फर्म आर कॉल्ड कॉस्टिंग। Costing can be done by identifying different type of costs such as material cost, labor cost and overhead। मतलब यहाँ पर क्या बोला है? अभी हमने देखा कि आपको, हमने ये देखा कि आपको कहाँ से आपने रॉ मटेरियल कितने का खरीदा, लेबर का कितना खर्चा हुआ। ठीक है, और भी जो अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो कितनी लगी, कि अलग अलग जगहों से आपका जो खर्चा हुआ वो होती है कॉस्टिंग। उस चीज को पहचानना कि कॉस्ट जो है वो लग कहाँ से रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? The process of accounting for cost from the point at which expenditure is incurred or committed to establishment of its ultimate relation with cost center and cost units। कॉस्ट अकाउंटिंग सिंपल सी क्या चीज है? जो भी कॉस्ट है हमारी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। ठीक है, किस तरीके से, कि कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, एंड ये कौन से कॉस्ट सेंटर में आएगा एंड कौन सी कॉस्ट यूनिट में आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट का रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ गई। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बिगर कॉन्सेप्ट देन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या है? कि प्रोसेस इस चीज का कि कॉस्ट हो कहाँ से रही है। ठीक है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर जो भी पूरे सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग से। इट कवर कॉस्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग, कंट्रोलिंग एंड एनालिसिस।
कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसमें क्या होती है, अकाउंटिंग का प्रोसेस आपने पढ़ा है ना कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले रिकॉर्ड करना, फिर उस चीज को क्लासिफाई करना, फिर उसको रिपोर्ट करना, एंड देन जो भी ज्यादा हो रही है एक्सेस में जो चीजें, एक्सेस अगर कॉस्ट लग रही है, कुछ अननेसेसरी कॉस्ट है, उसको कंट्रोल करना, एंड देन उसके बाद चेक करना, एनालाइज करना, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये हो जाएगा कॉस्टिंग का, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है। फर्स्ट वन इज कॉस्ट कंट्रोल। अभी हमने देखा क्या क्या इसके पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो होगा कॉस्ट कंट्रोल करना। कंट्रोल क्यों करना भाई, अगर देखो कॉस्ट जो है वो कम होगी, ठीक है, कम होगी तो यहाँ पर अगर जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे कॉस्ट रिड्यूस होगी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट को कंट्रोल करना जरूरी होता है, जो भी अननेसेसरी कॉस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो जरूरी है, जैसे जो रॉ मटेरियल है, अब आप चाहो कि चीप क्वालिटी का लगा दो या रॉ मटेरियल आप नहीं लगाओगे कोई भी प्रोडक्ट में तो कैसे बन जाएगा, ठीक है। सो जो नेसेसरी है उसको लगाना ही लगाना है। कॉस्ट कंप्यूटेशन, कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए। अब कॉस्ट कंप्यूटेशन क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी सेल प्राइस आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे कि कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया तो उसका सेल प्राइस कितना डिसाइड होगा कि किस प्राइस पर आप मार्केट में उसको सेल करोगे। तो उसके लिए पहले कॉस्ट कंप्यूटेशन जरूरी है कि भाई अगर आपका 10 रुपए का खर्चा लगा तो उसमें आप 2 रुपए मार्जिन लोगे तभी तो 12 रुपए डिसाइड कर पाओगे उसका सेल प्राइस, है ना। तो पहले कॉस्ट को कंप्यूट करना जरूरी है। एंड देन नेक्स्ट कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम करना, ये भी कॉस्ट कंट्रोल की तरह ही हो जाएगा, कॉस्ट को रिड्यूस करना। फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। किस लिए कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं, ताकि हम उसके सेल प्राइस जो है किसी भी प्रोडक्ट के वो डिसाइड कर पाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि आपकी कॉस्ट लगी है 10 रुपए की, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो 10 रुपए का, तो उसमें आपको कोई फायदा ही नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो क्या फायदा बनाने से। देन नेक्स्ट है कंट्रोलिंग बर्डन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का बर्डन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, इन्वेंट्री का बर्डन मतलब कि अगर आपकी 100 यूनिट सेल हो रही है, ठीक है, तो आप बना रहे हो यहाँ पर 200 यूनिट, अब 200 यूनिट में से 100 यूनिट सेल नहीं हुई, उसके लिए वेयर हाउसिंग चाहिए, ठीक है। सो जो बर्डन है इन्वेंट्री का उसको कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी होती है। सो ये हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला पॉइंट है हमारा कि किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, वेरिएबिलिटी और बिहेवियर के बेसिस पर, ठीक है। सो वेरिएबिलिटी और बिहेवियर बेसिस पर यहाँ पर फर्स्ट आपको गिवन है। फर्स्ट है यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मींस कि जो कांस्टेंट रहे, जिसमें कोई भी चेंज ना हो, ठीक है। कॉस्ट और एक्सपेंस विच रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो भी कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस हैं, जितने भी कॉस्ट, जितने भी एक्सपेंस उसमें लग रहे हैं वो सारे फिक्स्ड रहने हैं, सेम रहने हैं। जो भी लेवल ऑफ आउटपुट है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, कि लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, लेवल ऑफ आउटपुट कम हो रहा है तो कम हो रही है, तो ऐसा नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। जैसे रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, ठीक है। अब मान लो कि आप जो है 100 यूनिट बना रहे हो, आपका जो बिजनेस प्रेमिसेस है उसका अगर खर्चा जो है रेंट का वो 50,000 है, ठीक है, 50,000 रेंट जाता है। अब अगर आप 100 यूनिट बना रहे हो तब भी रेंट 50,000 ही जाना है उसका, और अगर आप 500 यूनिट बना रहे हो तब भी उसका रेंट 50,000 ही जाना है। तो ये चीज जो है ये आपकी कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब जो चेंज होती है। एक्सपेंस और कॉस्ट विच चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन इज सेड टू बी एज वेरिएबल कॉस्ट। अब जो प्रोडक्शन के साथ साथ जो चीजें चेंज होती है, जो भी एक्सपेंस है वो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रहा है, कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो एक्सपेंस कम हो रहा है, तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गए, ठीक। जैसे मान लो रॉ मटेरियल का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अगर 100 यूनिट बना रहे हो तो 100 यूनिट का आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अगर 500 यूनिट बना रहे हो तो 500 का चाहिए। अब 100 यूनिट का अगर आप बना रहे हो देन 1 लाख का रॉ मटेरियल आ रहा है। अब 500 यूनिट बनाओगे तो 5 लाख का आएगा, तो बढ़ गया ना कॉस्ट यहाँ पर। सो वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। देन थर्ड है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल का मतलब हो गया कि थोड़ा सा जो चेंज होता है, ठीक है, दैट चेंज विद चेंज इन द प्रोडक्शन और सेल बट विच डू नॉट चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू यूनिट्स। मतलब यहाँ पर अभी हमने देखा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। अगर 100 यूनिट बना रहे, 1 लाख का खर्चा आया,
500 यूनिट बनाएंगे तो 5 लाख का आएगा, ये सेम प्रोपोर्शन रहेगा। बट सेमी वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। सेमी वेरिएबल में कॉस्ट तो चेंज होती है प्रोडक्शन और सेल के साथ, बट जो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यूनिट का उसके साथ चेंज नहीं होती। दीज कॉस्ट हैव द फीचर ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल का मतलब यही है कि कुछ पार्ट उसका फिक्स रहे एंड कुछ पार्ट उसका वेरिएबल रहे। इट रिमेन्स फिक्स्ड अप टू सर्टेन लेवल, ये एक सर्टेन लेवल तक फिक्स रहती है, देन इट बिकम्स वेरिएबल। उसके बाद ये कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन बिल्स, ठीक है। सो ये जो है हमारे एक टाइम तक सेम रहते हैं बट उसके बाद इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय एलिमेंट। अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय वेरिएबिलिटी एंड बिहेवियर, अब देखेंगे कॉस्ट बाय एलिमेंट, ठीक है। सो एलिमेंट से क्या होता है, फर्स्ट कॉस्ट आपको यहाँ पर गिवन है मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज सप्लाइड टू एन अंडरटेकिंग फॉर कन्वर्टिंग दोज कमोडिटी इनटू यूजेबल आइटम्स। मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें कोई भी कमोडिटी सप्लाई करती है, एक अंडरटेकिंग कन्वर्ट करने की, किसी भी कमोडिटी को वो यूजफुल यूजेबल आइटम्स में कन्वर्ट कर सकती है। मटेरियल का मतलब जैसे यहाँ पर कि रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल से जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारी कहलाती है मटेरियल कॉस्ट, ठीक। फाइनल गुड्स, यहाँ पर एग्जांपल दिया है फाइनल गुड्स या फिर फिनिश गुड्स हम कह सकते हैं। इन केस ऑफ अ टेक्सटाइल मिल द कॉस्ट ऑफ कॉटन और यार्न, इन केस ऑफ फर्नीचर मेक वुड कैन बी कॉल्ड एज रॉ मटेरियल। जैसे टेक्सटाइल मिल है तो उसमें कॉटन या यार्न की जो कॉस्ट हो जाएगी वो मटेरियल कॉस्ट हो गई, ठीक है। रॉ मटेरियल यहाँ पर क्या लग रहा है, अगर आपको कपड़ा बनाना है, ठीक है, तो कॉस्ट जो है कॉटन और यार्न की वो रॉ मटेरियल हुआ, वो आपको जरूरत पड़ेगी तो वो मटेरियल कॉस्ट हो गई। या फिर अगर आप फर्नीचर मेकर हो तो उसमें वुड, आपको लकड़ी चाहिए, ठीक है, लकड़ी यहाँ पर रॉ मटेरियल और जो फर्नीचर आप बना रहे हो वो फिनिश गुड है। सो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो आपकी मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट तो समझ आ रहा होगा, जो भी लेबर होती है उनको जो पेमेंट किया जाता है वो लेबर कॉस्ट होती है। refer to the cost of paying employees in the company which includes salaries, wages, commission। जिसमें सैलरी आता है, वेजेस आता है, कमीशन आता है। सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस है, सैलरी जो होती है वो ऑफिस एम्प्लॉयज को दी जाती है एंड वेजेस जो होती है वो प्रोडक्शन रिलेटेड जो लेबर होती है उनको दी जाती है। एक्सपेंसेस रेफर टू कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइड टू एन अंडरटेकिंग दैट इंक्लूड द नोशनल कॉस्ट ऑफ ओन्ड एसेट। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, रेंट फॉर अ बिल्डिंग, टेलीफोन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ ओन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे होते हैं। एक्सपेंस क्या है कि कोई भी सर्विस की जो कॉस्ट है उसको अंडरटेकिंग करना, उसमें जो भी नोशनल कॉस्ट आती है उस एसेट को ओन करने के लिए वो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी बिल्डिंग को आपने लिया, उसका जो रेंट जा रहा है वो एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय एलिमेंट एंड द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय टाइम। सो ये थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय टाइम। तीन तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज हिस्टोरिक कॉस्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट कौन सी होती है, विच आर इनकर्ड इन पास्ट आर सिंपल कॉल्ड एज हिस्टोरिक कॉस्ट। जो पास्ट में होती है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कौन सी होती है, विच आर डिटरमाइंड और एस्टिमेटेड इन एडवांस आर नोन एज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। यहाँ पर क्या बोला है कि प्री डिटरमाइंड वो होती है जिसको पहले से एस्टिमेट कर लिया, एडवांस में एस्टिमेट कर लिया, यानी कि जिसको बजटेड कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट फॉर मैनेजमेंट। अब फोर्थ पॉइंट है कि जो कॉस्ट फॉर मैनेजमेंट होती है वो कौन कौन सी होती है, किस तरीके से क्लासिफाई की गई है। फर्स्ट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट, sunk cost, controllable cost, uncontrollable cost, avoidable cost, unavoidable cost, marginal cost, opportunity cost, normal cost and abnormal cost। सो ये सारी कॉस्ट जो होती हैं वो होती है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया कॉस्ट का किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आउटपुट कॉस्टिंग एंड यूनिट कॉस्टिंग। आउटपुट कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है, व्हेन द कंपनी प्रोड्यूस ओनली अ सिंगल आइटम द कॉस्टिंग मेथड इज कॉल्ड आउटपुट कॉस्टिंग और सिंगल कॉस्टिंग विच इज अ टाइप ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, जब कोई भी एक कंपनी किसी एक
सिंगल आइटम को प्रोड्यूस करती है, मतलब सेम आइटम को, ठीक है, तो वो आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग कहलाती है, जो एक टाइप है यूनिट कॉस्टिंग का। यूनिट कॉस्टिंग इज यूज्ड बाय द कंपनी व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज कंटिन्यूअस एंड द यूनिट प्रोड्यूस आर होमोजीनियस इन नेचर। अब होमोजीनियस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सेम टाइप की हो, ठीक है। यूनिट कॉस्टिंग क्या कहलाती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो कंटिन्यू चलती रहे एंड जो भी उसमें यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप के हो, सेम नेचर के हो, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स का आपको गिवन है कि किस तरीके से यहाँ पर यूनिट्स एंड उसकी इंडस्ट्री और प्रोडक्ट गिवन है। यूनिट आपको क्या गिवन है, किलोग्राम। जैसे किलोग्राम को हम किस इंडस्ट्री में मेजर कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉस्टिंग किसकी होती है, इंडस्ट्री किलोग्राम में, पेपर मिल की हो जाएगी, शुगर मिल, स्पिनिंग मिल, ठीक है। ये पेपर, शुगर, यार्न जो होते हैं इसको हम किलोग्राम में, किलोग्राम यूनिट जो होती है उसमें मेजर कर सकते हैं। सेक्स जो है व्हीट फ्लोर मिल्स, फ्लोर, ठीक है। देन बैरल्स, ब्रूबेरीज एंड ऑयल, बियर, वाइन्स या फिर ऑयल्स। एंड यहाँ पर 1K है ब्रिक मेकिंग, ब्रिक्स में जो होती है, ठीक है। मीटर, यार्ड, टेक्सटाइल मिल्स जो क्लॉथ्स का होता है। एंड टर्न्स में किस किस को कर सकते हैं, स्टील, कॉलरीज, क्वेरीज, माइंस, कर्ल्स, शुगर मिल्स एंड सीमेंट, ठीक है। स्टील बार, कोल, स्टोन, मिनरल ओर, लाइम स्टोन एंड शुगर एंड सीमेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स होते हैं किस तरीके से कौन सी इंडस्ट्री में कौन से प्रोडक्ट में यूज होगी। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट इज ऑब्टेन्ड एज फॉलो। कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो आप किस तरीके से निकालोगे, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट निकल के आएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट प्रोड्यूस। जैसे यहाँ पर मान लो कि टोटल कॉस्ट जो लगी वो लगी 5 लाख की, ठीक है। टोटल कॉस्ट लगी 5 लाख की एंड जो टोटल यूनिट प्रोड्यूस हुई है वो कितनी प्रोड्यूस हुई है, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुई है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2, ठीक है। सो जो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट निकल के आएगी वो आ जाएगी 0.2। एंड देन नेक्स्ट है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग जो होती है उसके क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं, जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस, ठीक है। सो जॉब कॉस्टिंग में आपका आ जाएगा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, और प्रोसेस में आ जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है कंपोजिट कॉस्टिंग। कंपोजिट का मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कॉस्ट शीट। ये तो हो गई कॉस्ट की बात। अब हम देखेंगे कॉस्ट शीट क्या होती है। अ स्टेटमेंट दैट शोज वेरियस कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट एंड शोज प्रीवियस डेटा फॉर कंपैरिजन। कोई भी एक स्टेटमेंट जिसमें टोटल कॉस्ट के बारे में हो कि किसी भी प्रोडक्ट में कितनी टोटल कॉस्ट लगी है वो शो करे, एंड जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रीवियस डेटा है उससे उसको कंपेयर कर सकें। इट शोज द अकाउंटिंग ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड अलोंग विद द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर अलग अलग कॉस्ट शो होती है कि कौन सी कॉस्ट यहाँ पर लगी है, कौन कौन सी कॉस्ट लगी है किसी भी एक अकाउंटिंग पीरियड में। फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हम नहीं लगाएंगे वो यहाँ पर गिवन है। प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स सच एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस नहीं लगाएंगे, लॉसेस नहीं लगाएंगे, एप्रोप्रिएशन जैसे कि ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड। इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड आर आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट, ठीक है। इंटरेस्ट पेड हुआ है या रिसीव हुआ है दोनों ही नहीं लगने हैं। एंड कुछ अदर आइटम्स यहाँ पर गिवन है, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिसीट, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट हुई है वो नहीं लगेगी, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, जैसे कोई मशीनरी परचेज की है या फिर कोई मशीनरी सेल की है। एनी एबनॉर्मल और इरेगुलर आइटम्स, डिस्काउंट्स हो जाएंगे, कैश डिस्काउंट आ गया, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव दोनों ही नहीं आने हैं, डोनेशन नहीं आएगी, इनकम टैक्स पेड नहीं आएगा, डिविडेंड पेड नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आने। अब कॉस्ट शीट बनाते कैसे हैं उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। कॉस्ट शीट का आपको फॉर्मेट गिवन है, किस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट हमें लिखने हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड देन सेकंड पॉइंट हमें लिखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें लगानी है वो देख लेते हैं। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 3 पॉइंट आपके होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल एंड देन डायरेक्ट वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। सो डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। मटेरियल का भी हमने देखा, मटेरियल जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का उसमें परचेज
एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, कैरीज इनवर्ड एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो भी है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल निकल के आ गया, उसके बाद लगाएंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के बाद अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो सारी चीजें हमने लगा ली वो हमारे निकल के आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, तीनों का टोटल कर लेंगे वो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। देन सेकेंड पॉइंट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या लगाते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं लगेगा। सो इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा, वर्क फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें से माइनस कर देंगे जो भी सेल ऑफ स्क्रैप होगा या वेस्ट जो हो गई वो सारी चीजें माइनस कर देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देन उसके बाद वर्क कॉस्ट आ जाएगी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री, ठीक है। एंड देन सेकेंड पॉइंट है ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अभी हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या देखा, रॉ मटेरियल का। अब जो इनडायरेक्ट है उसमें आ जाएगा फिनिश गुड्स का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, देन टोटल कॉस्ट आ जाएगा। प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे। नेट सेल कैसे निकल के आएगी, ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न। सो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा कि सारा हमने जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकाले हैं तो इस तरीके से हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है। कॉस्ट शीट का समझ में आ गया। आगे हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे कॉस्ट शीट के, देन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट के बारे में। सबसे पहले कॉस्ट का इंट्रोडक्शन की क्या होता है एंड देन डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कॉस्ट के, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट किस किस बेसिस पर होता है वो हमने देखा, एंड देन कॉस्टिंग कैसे होती है, आउटपुट कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग, देन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या क्या होते हैं, एंड कॉस्ट शीट क्या होती है और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो कॉस्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।